मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी, कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट एबीएसटी के फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक फॉर्मेट ऑफ ए कंपनीज बैलेंस शीट, एक कंपनी की बैलेंस शीट के प्रारूप के बारे में चर्चा कर रहा हूँ कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के पार्ट फर्स्ट के अनुसार एक कंपनी की बैलेंस शीट का प्रारूप इस प्रकार का होता है और ये प्रारूप अधिनियम में निर्धारित है, इसलिए हमें इसी प्रारूप में बैलेंस शीट बनानी होगी। और ये प्रारूप है वर्टिकल प्रारूप यानी कि लंबवत प्रारूप। सबसे पहले हम नेम ऑफ द कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर बैलेंस शीट एज ऑन यानी कि ये बैलेंस शीट किस तारीख को पूरी हो रही है यानी कि एज ऑन लिखेंगे। इसके बाद जैसे 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है तो यहाँ लिखेंगे हम बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2020 के दिन के आखिरी समय की आखिरी आर्थिक स्थिति को प्रकट करती है, इसलिए हमने यहाँ पर एज ऑन लिखा है। अब इसके प्रारूप में सबसे पहला कॉलम है पार्टिकुलर्स, फिर सेकंड में हम नोट नंबर लगाएंगे, यानी कि इनकी जो डिटेल शेड्यूल बनाएंगे उस डिटेल शेड्यूल का जो भी नंबर है वो इस हर एक असेट्स लायबिलिटीज के सामने लिखते जाएंगे, तो ये नोट नंबर का हो जाएगा। इसके बाद अगला कॉलम है एज एट 31 मार्च 2019, यानी कि 31 मार्च 2019 की तिथि को समाप्त होने वर्ष के लिए आंकड़े ये है, और एज एट 31 मार्च 2020 यानी कि इस वर्ष के समाप्त होने वाले वर्ष के आखिरी दिन के डेटा इस प्रकार है। तो इस प्रकार पिछले वर्ष के डेटा भी लिखने से एक तुलनात्मक अध्ययन संभव हो जाता है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष में संपत्तियां बढ़ी है या घटी है, कौन कौन सी संपत्ति बढ़ी है, कौन कौन सी घटी है, इसी प्रकार से कौन कौन से दायित्व बढ़े हैं, कौन कौन से घटे हैं, और फिर हमें निष्कर्ष किस हिसाब से निकालना है, वित्तीय निर्वचन किस हिसाब से करना है। तो सबसे पहला पार्ट होता है इस वर्टिकल बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्षमता एवं दायित्व। और दूसरे पार्ट में होता है असेट्स। तो ये जो जितने भी इक्विटी एंड लायबिलिटीज है इन सबका टोटल संपूर्ण असेट्स के टोटल के बराबर होगा और बैलेंस शीट का मिलान हो जाएगा, यानी कि ये टोटल ए टोटल बी के बराबर होगा, दोनों का टोटल सेम आएगा, टोटल ए और टोटल बी, यानी कि लायबिलिटीज का और असेट्स का टोटल सेम आएगा। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज साइड में हम सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड लिखेंगे कि जो अंशधारियों की पूंजी है शेयर होल्डर्स फंड, उस शेयर होल्डर्स फंड में भी हम सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखेंगे कि शेयर कैपिटल कितनी है। इस शेयर कैपिटल में भी हम चाहे तो इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितनी है, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल कितनी, अलग अलग भी लिख सकते हैं। और फिर भी रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस कितने हैं। सी है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, यानी कि हमने अभी अलॉटमेंट नहीं किया है और जो भी शेयर्स इश्यू होने हैं उसके वारंट्स के पहले अगर कोई एडवांस में मनी प्राप्त हो गई है तो वो भी शेयर होल्डर्स के लिए आई हुई है, इस वजह से उसको भी यही शेयर होल्डर्स फंड में दिखाया जा सकता है। तो पहला हो गया शेयर होल्डर्स फंड लायबिलिटी साइड में। दूसरा हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि शेयर एप्लीकेशन मनी प्राप्त तो हो चुकी है किंतु अभी अलॉटमेंट की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है, यानी अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है, तो वो जो शेयर होल्डर्स की भावी शेयर होल्डर्स की जो एप्लीकेशन मनी हमारे पास पड़ी है उसको भी हम इसी लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो पहला हो जाएगा दूसरा, और तीसरा लायबिलिटी बनेगा नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी
जिसका हमें निकट समय में ही भुगतान करना है वो करंट लायबिलिटीज है, और जिसका एक निश्चित वर्ष की अवधि है, 1 वर्ष की अवधि, उससे ज्यादा में अगर भुगतान करना है तो वो नॉन करंट लायबिलिटीज हो जाएगी। तो नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब है स्थायी दायित्व है। पहला है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। हमने अगर लंबे समय के लिए उधार लिया है, जैसे 5 साल की 10 साल की फिक्स डिपॉजिट इशू की है, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स यानी कि फिक्स डिपॉजिट वगैरह जो हमने जनता से इकट्ठी की है वो आ जाएगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी यानी कि कुछ टैक्स लायबिलिटी ऐसी है जो लंबे देनी तो है किंतु लंबे समय से दायित्व के रूप में चली आ रही है और अभी निश्चित नहीं है कि कब देनी पड़ेगी, किंतु देना जरूर पड़ेगा, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी कि और कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, यानी कि जो स्थायी दायित्व है जो 1 वर्ष से अधिक का है वो लॉन्ग टर्म है, तो वो इसमें आ जाएगा अगर नहीं कोई हो तो। एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है कि हमने लंबे समय के लिए कोई प्रोविजन बना रखा है, कोई डेप्रिसिएशन का प्रोविजन है या कोई इवेल्युएशन का प्रोविजन है, तो इस तरह के लॉन्ग टर्म प्रोविजंस इसमें आ जाएंगे लायबिलिटी साइड। फिर अगली लायबिलिटी हम इसमें दिखाएंगे करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व, जिनका 1 साल के अंतर्गत हमें आगामी 1 साल में भुगतान करना ही है, तो यह है ए शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। तो जो हमने शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स ले रखी है, जैसे हमने कोई 6 महीने का बैंक ओवरड्राफ्ट लिया है, तो ये ऐसी शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स है, तो वो हमें चुकानी है। ट्रेड पेबल्स है यानी कि बिल्स पेबल्स या ट्रेड पेबल्स यानी कि व्यापार के ही दायित्व हैं जो हमें देने हैं दूसरे क्रेडिटर्स को। अदर करंट लायबिलिटीज, तो ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं। अदर करंट लायबिलिटीज और कोई अन्य चालू दायित्व है तो वो आ जाएगा, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन बनाएंगे हम, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो इस तरह के कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है तो वो इस करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इन सभी लायबिलिटी साइड का यानी कि इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का हम टोटल कर लेते हैं तो ये टोटल लायबिलिटीज कहलाएगी। अब हम इसका दूसरा साइड असेट साइड देखते हैं, जो कि इन टोटल असेट्स जो है वो टोटल लायबिलिटीज के बराबर होगी। तो दूसरा साइड है असेट साइड। असेट्स में सबसे पहले हम नॉन करेंट असेट्स देखेंगे। नॉन करेंट असेट्स यानी कि जो गैर चालू संपत्तियां हैं, यानी कि जो स्थायी संपत्तियां हैं, तो स्थायी संपत्तियां कौन कौन सी आएगी इस साइड में कि ए फिक्स्ड असेट्स, बी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, सी डेफर्ड टैक्स असेट्स, फोर्थ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, ई अदर नॉन करेंट असेट्स। फिक्स्ड असेट्स में हम लिखेंगे टेंजिबल असेट्स जो हमें दिखाई देती है, जैसे बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट है, इस तरीके से। और इंटेंजिबल असेट्स जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती है, गुडविल है, पेटेंट्स है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज है, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसे कोई पूंजीगत कार्य जो प्रगति में है, कोई निर्माण कार्य चल रहा है, कोई भूमि बन रही है या कोई भूमि के ऊपर भवन का कार्य चल रहा है, ऐसी कोई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, उसको भी हम यही संपत्ति के अंतर्गत दिखाएंगे स्थायी संपत्तियों में। और फिर है इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। यदि कोई इंटेंजिबल असेट्स जो जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, वो अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, यानी कि उनकी अभी वर्तमान में तो कुछ वैल्यू है, किंतु अभी उनका उन सब चीज़ों का अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, तो वो अंडर डेवलपमेंट चल रही है, तो वो भी अगर उनका कोई मूल्यांकन है तो वो भी हम यहाँ दिखाएंगे। फिर फिक्स्ड असेट्स के साथ अगला है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो 1 साल से अधिक के हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं दूसरी कंपनियों के, डिबेंचर्स है या फिक्स्ड डिपॉजिट्स है या कोई
चीज सिक्योरिटीज है वो हमने खरीद रखी है, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, किंतु 1 वर्ष से अधिक में उसका पैसा वापस आएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। सी है डेफर्ड टैक्स असेट्स, तो कोई टैक्स हमें टैक्स की राशि मिलनी है तो वो डेफर्ड टैक्स असेट्स हो जाएगा। डी लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, अगर हमने लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं तो वो भी यहाँ असेट्स में दिखाएंगे, और अगर नॉन करंट असेट्स है तो वो भी यहाँ दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये नॉन करंट असेट्स है। फिर दूसरा है करंट असेट्स, तो करंट असेट्स में हम दिखाएंगे सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट, जो 1 साल से कम अवधि में जिनका पैसा वापस आ जाएगा, ऐसे करंट इन्वेस्टमेंट्स या विनियोग हम यहाँ दिखाएंगे। बी इन्वेंटरीज दिखाएंगे, यानी कि स्टॉक दिखाएंगे, स्टॉक इन ट्रेड रिसीवर्स या बिल्स रिसीवर्स या डेटर्स को इसमें हम दिखाएंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश है, बैंक बैलेंस है, जो चेक प्राप्त हुए हैं वो है, जो कैश और कैश इक्विवेलेंट जो भी है वो इसमें दिखाएंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज, शॉर्ट टर्म लोन और एडवांस हमने दे रखे हैं किसी को कुछ समय के लिए, उसकी कैश की पूर्ति कर रखी है, तो वो जैसे ही वह हमें प्राप्त होने वाला है तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज वो हम यहाँ लिखेंगे असेट्स में, और अदर करेंट असेट्स जो भी है वो इसमें लिखेंगे। इस प्रकार ये सभी प्रकार के असेट्स का हम टोटल कर देंगे, तो ये असेट साइड का टोटल हो जाएगा, और ये असेट साइड का टोटल अगर लायबिलिटी साइड के टोटल के बराबर होता है तो हम कहेंगे कि बैलेंस शीट सही है, यानी कि टोटल दोनों तरफ से बराबर है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, तो अगर कोई भविष्य में उत्पन्न होने वाले दायित्व हैं तो वहाँ इनको अमाउंट में टोटल में तो शामिल करेंगे नहीं, पर उनकी जो भी अमाउंट और अनुमान है उस अनुमान को यहाँ फुट नोट के रूप में लिखेंगे। जो एक्चुअल है वो तो बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे, और जो भविष्य के अनुमान है, भावी अनुमान है, भविष्य में उत्पन्न होने वाले दायित्व हैं, उनको हम यहाँ नीचे फुट नोट के रूप में, संकेत के रूप में दिखा सकते हैं। और सी एक्कम्पनिंग नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, तो उसके लिए जो भी शेड्यूल्स हम इसके साथ लगा रहे हैं, हर एक संपत्ति और दायित्व को हम अलग अलग शेड्यूल बना के लगाएंगे, डिटेल शेड्यूल कि उसका डिटेल मूल्यांकन किया है, तो उसके नोट्स इसके साथ लगे हुए हैं, वो सभी शेड्यूल भी इसी बैलेंस शीट का पार्ट माने जाते हैं। एंड ये सारी बैलेंस शीट अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा जो है वो कंपनी के संचालक मंडल के लिए तैयार की गई है फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड, और फिर यहाँ ऑडिटर्स रिपोर्ट इसके साथ लग जाएगी। जब भी इसका ऑडिट होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन कर देंगे और वो उनके ऊपर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, डायरेक्टर जो है संचालक मंडल के वो साइन कर देंगे। तो इस प्रकार ये हमने देखा है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के पार्ट 1 के अनुसार बैलेंस शीट का प्रारूप किस प्रकार है। धन्यवाद।